हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट एम्स नॉरसेट का पेपर है जो 3 जून 2023 को कंडक्ट किया गया था। इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। द काजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज रिकेट्सी प्रोवाजेकी अल्फा वायरस, बोरेलिया, वर्गडोरफेरी, ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस। जो लाइम डिजीज होती है इसका आपको कारक एजेंट बताना है, किससे ये डिजीज होती है। तो ये जो लाइम रोग है एक वेक्टर डिजीज है जो कि बोरेलिया वर्ग डॉरफेरी से होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। और इसके कुछ जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स इसके होते हैं, फीवर आता है, हेडेक होता है और वीकनेस भी आती है इसमें, और शरीर पर चकत्ते रैसेस भी पड़ते हैं। इसके लिए ये एक कीट के काटने से होता है, एक कीड़े के काटने से होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है लाइम डिजीज का, इसका ट्रीटमेंट होता है कि इसमें एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट किया जाता है 14 दिनों के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सीसाइक्लिन इस टाइप की एंटीबायोटिक्स डिजीज इसमें चलाई जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो लाइम डिजीज है ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है क्या है, बोरेलिया वर्गडोरफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the sign of severe dehydration among infants? Option 1, anxiety and increased skin turgor, drowsiness, depressed fontanelle and decreased skin turgor, excessive crying and excessive thirst, drowsiness, bulging fontanelle and decreased skin turgor। इसमें से आपको बताना है कि जो भी इन्फेंट्स होते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनमें यदि डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाए, गंभीर हो जाए, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा कि जब भी बच्चों में इन्फेक्ट ये डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाता है तो उनका जो भी फोंटानेल होता है वो धंस जाता है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है और स्किन टर्गर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टी। ऑप्शन 2 ड्रॉसीनेस भी आएगा होगा। डिप्रेस्ड फोंटानेल मींस फोंटानेल इसमें नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा, और स्किन टर्गर भी कम हो जाती है। ये सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं किसमें, इन्फेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which options describes orthopnea? Ability to breathe only in upright sitting or standing position, slow breathing, difficulty in breathing, rhythmic boxing and waning of respiration। ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति जब लेटा हुआ होता है तो उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, और यदि वो बैठ जाए या खड़ा हो जाए तो उसकी जो कठिनाई होती है सांस लेने में वो कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। और आप यदि कभी कभी कंफ्यूजन के कारण ऑप्शन 3 भी आप लगा सकते हैं, जो कि गलत इसलिए होगा क्योंकि अभी मैंने बोला है ऑर्थोपनिया एक स्थिति नहीं है, एक लक्षण है जिसमें कि श्वसन में कठिनाई होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कैसे प्रॉब्लम होती है, लेटते समय। यदि इसमें लेइंग डाउन होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाता है या जब व्यक्ति उठ जाता है, उठ करके बिस्तर पर बैठ जाता है, तो उसके फेफड़े सीधे हो जाते हैं। जब फेफड़े सीधे हो जाते हैं तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसमें व्यक्ति को आराम मिल जाता है
जिनको श्वास की तकलीफ हो रही हो या हृदय की कोई बीमारी हो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को बिठाया जाता है या स्टैंडिंग पोजीशन दी जाती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the obstetrical assessment of the reveals this is her third pregnancy. Her first child was delivered at 38 weeks. Her second child was delivered at 34 weeks. Calculate the GTPAL score. Option 1 31101. Option 2 31102. Option 3 31111. ऑप्शन 4 32111। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो भी प्रेगनेंसी संबंधी असेसमेंट होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, उसमें ऐसा बताया गया है कि यह महिला की जो है तीसरी प्रेगनेंसी है और जो उसका फर्स्ट चाइल्ड हुआ था वो 38 सप्ताह में हुआ था और दूसरे बच्चे का जन्म सेकंड चाइल्ड लीवर हुआ था 34 वीक्स में। तो आपको क्या है कि GTPAL का स्कोर का जो कैलकुलेशन आपको करना है। तो GTPAL इसमें हर एक जो कि अक्षर है इसका एक वर्ड होता है, इसका एक मतलब अर्थ होता है। तो G फॉर होता है ग्रेविडा, टर्म, प्रेगनेंसी प्री टर्म, और ये एबॉर्शन एंड लाइव बर्थ। तो इसमें हम देख सकते हैं G फॉर ग्रेविडा मीन्स इसमें देखेंगे कि कितनी बार प्रेग्नेंट हो गई है महिला। तो जैसा कि ऑप्शन 1 में दिया गया है इसमें कि ये तीसरी प्रेगनेंसी है, तो इसीलिए G यहाँ पर आएगा 3। अब जो नेक्स्ट T का अर्थ होता है ये होता है टर्म, मीन्स ये जो कितना 38 सप्ताह या 37 सप्ताह के बाद हुआ और 20 से 36 सप्ताह में हुआ, तो उसके लिए एक एक स्कोर देते हैं। तो इसलिए इस जो सेकंड पॉइंट है इसके हिसाब से जब 38 वीक्स में प्रेगनेंसी हुई थी तो इसके हिसाब से यहाँ पर टर्म पर 1 नंबर देंगे और प्री टर्म पर 1 प्रेगनेंसी हुई थी, क्योंकि प्री टर्म मीन्स होता है 20 और 37 सप्ताह के बीच की प्रेगनेंसी है, तो इसको भी 1 स्कोर देंगे, 1 मार्क दिया जाएगा। और A फॉर होता है एबॉर्शन, क्योंकि यहाँ पर एबॉर्शन का कोई ऐसा जिक्र तो है नहीं, इसलिए यहाँ 0 अंक दिया जाएगा। और L फॉर लाइव बर्थ, मतलब अभी तक बच्चे की कितने अभी जीवित बच्चे हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि पहला बच्चा 38 वीक में हुआ था और दूसरा 34 वीक में हुआ था, तो इस प्रकार ये इसके जो अंक देंगे वो 2 देंगे। अब इसका जो ऑप्शन जब हम देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है 31102, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। Patient arrived at an emergency department after a road traffic accident. Pulse rate 127 beats per minute, blood pressure 90/56 with cold extremities. The nurse understands that the patient is at risk of this type of shock. Option 1 neurogenic shock, Option 2 hypovolemic shock, Option 3 spinal shock, Option 4 cardiogenic shock। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एक मरीज आया हुआ है जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जो पल्स रेट है वो 127 बीट्स पर मिनट है। इसका मतलब ये पल्स रेट बहुत हाई चल रही है। उसका बीपी भी बहुत डाउन है, बीपी है 90/56, ये बीपी डाउन है। और उसके जो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मीन्स हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति को कोल्ड शॉक मीन्स हाइपोवॉलेमिक शॉक होने की संभावना है, क्योंकि जब बीपी भी डाउन हो गया और पल्स इसकी ज्यादा चल रही है तो इसके मतलब है कि ये हाइपोवॉलेमिक शॉक का खतरा इस मरीज को है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हाइपोवॉलेमिक शॉक एक ऐसा शॉक होता है जिसमें किसी मरीज में जब शरीर में फ्लूइड्स की मात्रा अत्यधिक कम हो जाए किसी भी कारण से, जैसे कि रोड एक्सीडेंट से या
शरीर में जब फ्लूइड की मात्रा कम होने के कारण जो हार्ट है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन इस पेशेंट में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when examining a patient who is paralyzed below the T4 level, the medical surgical nurse expects to find। देखिए ऐसा है कि एक T4 स्तर से नीचे एक व्यक्ति है, वो लकवाग्रस्त हो गया है, उसकी जांच कर रही है एक मेडिकल सर्जिकल नर्स। तो क्या करती है कि उसमें क्या जानने की, या नर्स मरीज को क्या उम्मीद कर रही है। ऑप्शन 1, इम्पेयर्ड डायाफ्रामेटिक फंक्शन रिक्वायर वेंटिलेटेड सपोर्ट, कि जो भी इम्पेयर्ड डायाफ्रामेटिक फंक्शन है उसके कार्य को लिए वेंटिलेटेड सपोर्ट की आवश्यकता है। फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, फ्लैसिडिटी मीन्स होता है ढीलापन, और जो भी अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स ऊपरी जो अंग है उनमें कुछ ढीलापन आ गया है। तीसरा है इंडिपेंडेंट यूज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी एंड इफिशिएंट कफ। फोर्थ, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड स्पास्टिसिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। देखिए जब T4 स्तर के नीचे लकवाग्रस्त मरीज की जांच करने से नर्स यह उम्मीद करेगी कि जो भी ऊपर के अंग हो वो उसमें ढीलापन हो, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा, फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। क्योंकि ये मरीज पैरालाइज्ड है और T4 लेवल से नीचे इसका पैरालाइज हुआ है, तो इसलिए इसके जो है यह मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट करेगी फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी इज। तो लिवर बायोप्सी का क्या कंट्रा इंडिकेशन होता है। ऑप्शन 1, डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ऑप्शन 2, डिक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। ऑप्शन 3, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। ऑप्शन 4, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट। इसका देखेंगे, ऐसा है कि एक लीवर बायोप्सी करना है और उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या संभावित हो सकता है। तो लीवर बायोप्सी से होता क्या है कि ब्लीडिंग का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए इसमें जो कंट्रा इंडिकेशन हो सकता है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। क्योंकि लीवर बायोप्सी जनरली जो है ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो बढ़ा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट इज 120 by 160 mmHg, 120 by 80 mmHg, 100 by 70 mmHg, 140 by 90 mmHg। इसका तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है। 120 by 80 mmHg करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, The most preferred site of administration of intramuscular injection in children under 1 year age। 1 साल से नीचे के जो भी बच्चे होते हैं उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जो भी प्रीफर्ड साइट होती है वो क्या होती है। डॉर्सोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल एंड डेल्टॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो बच्चों में इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रीफर्ड साइट होती है ये होती है वेस्टस लिटरेलिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी। ये आपको यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ये इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, किस अंग की सर्जरी में किया जाता है। ऑप्शन 1, थायरोइडेक्टोमी, एब्डोमिनल सर्जरी, थोरेसोडॉक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, थायरॉयडेक्टोमी, क्योंकि ये एक प्रकार का रिट्रैक्टर होता है जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के सर्जरी में किया जाता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, थायरोइडेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर भी एक मास्क दिया गया है, आपको इसके बारे में बताना है कि ये किस प्रकार का मास्क है। तो ये एक प्रकार का
नॉन रीब्रीदर मास्क होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, when serum bilirubin level rises on third and fourth day after birth of the baby due to inefficient hepatic function is known as pathological jaundice, obstructive jaundice, physiological jaundice, viral jaundice। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे दिन जन्म के बच्चे में ये बढ़ रहा है, सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है? हिपेटिक इनएफिशिएंट हिपेटिक फंक्शन मींस लीवर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ये होगा एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is prescribed to an antenatal mother for fetal lung maturation? तो फीटस की लंग्स की मैचुरेशन के लिए जो प्रेस्क्राइब की जाती है एंटीनेटल मदर को, वो क्या होती है? ब्रोमोक्रिप्टीन, मेटोप्रोलॉल, बीटामीथासोन, मेटोक्लोप्रोमाइड। देखिए, अब लंग्स कमजोर होंगे तो सांस कैसे लेंगे? तो जो भी सांस जब नहीं लेंगे तो बच्चा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जितने भी प्रीटर्म बेबी हैं ज्यादातर उनमें फेफड़े कमजोर होते हैं, इसलिए उनमें बेटनीसोल ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें मदर को प्रेस्क्राइब करना है, प्रेस्क्राइब टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फीटल लंग मैचुरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ही है, बीटामीथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following medication is administered sublingually for managing angina pectoris? देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स होता है हृदय में होने वाला दर्द है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन सबलिंगुअली देते हैं? एस्पिरिन, बीटालॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, वारफेरिन। तो ये जो ऑप्शन 3 है, नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली टैबलेट दिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी घुल करके हृदय के दर्द में आराम पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ jugular vein pressure JVP is the option 1 supraesternal notch, sternal angle, episternum and nipple। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 sternal angle। ये रेफरेंस पॉइंट होता है JVP का, मींस जुगुलर वेन प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a nurse evaluate ECG and sees a saw-toothed P wave, that what will be the diagnosis then? तो इसमें होता क्या है कि एक नर्स ECG देख रही है और उसको सा टूथ शेप्ड पी वेव जब दिखाई देती है, तो ये क्या मतलब इसका हो सकता है? सा मीन्स होता है यहाँ पर इस प्रकार से जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसको सा कहते हैं। तो इस प्रकार से पी वेव दिखाई दे रही है, जबकि होनी इस प्रकार से चाहिए थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन 1 है एट्रियल फिल्टर, प्रीमैच्योर जंक्शन कॉम्प्लिकेशंस, एट्रियल फिब्रिलेशन, नेजल एरिथमियास। करेक्ट आंसर होगा जब ईसीजी में ये सा टूथ शेप्ड पी वेव दिखाई दे तो ये एट्रियल फ्लटर का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, non-stress test is said to be normal if there are 2 or more FHR accelerations during a 20-minute period, 2 or more FHR accelerations in 40-minute period, no declaration during a 40-minute observation, no accelerations during a 40-minute observations। तो इसका जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल कहा जाएगा यदि इसमें ऑप्शन 1 सही है, 2 और मोर FHR मींस फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ 20-minute पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड एट। एपिकल पल्स कहां पे असेस कर सकते हैं? ऑप्शन 1 एट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकल line between second and third intercostal space in the left mid clavicular line
between fourth and fifth intercostal space in the left mid-clavicle line, between fifth and sixth intercostal space in the left mid-clavicle line। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। यहां पर फिर से एक बार क्वेश्चन जो दिया गया था उसको फिर से पुनः देखते हैं। एपिकल पल्स का जो है असेसमेंट या आकलन कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है जो बिटवीन दी फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस में, जो कि लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पर है। तो यहां पर जो है एपिकल पल्स का असेसमेंट करते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सीपीआर इन चाइल्ड। एक बच्चे में सीपीआर दिया जा रहा है तो उसमें जो भी कार्डियक कंप्रेशन होगा और रेस्पिरेशन होगा, इसका रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें होगा 5:1। इसमें इतना होता है, मींस 5 आपको कार्डियक कंप्रेशन करना है और 3 बार आपको सांस देना है उसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यदि यही एडल्ट में पूछे तो एडल्ट में होता है 30/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या इंक्लूड नहीं रहता है? वेरीफाई विद पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर, एलर्जी चेक, मेडिकेशन चेक, काउंसलिंग। इसमें जो नहीं रहता है चेक लिस्ट में वो काउंसलिंग नहीं रहता है, क्योंकि ये काउंसलिंग तो पहले ही की जा चुकी होती है। और जब पेशेंट सर्जरी पर होता है तो वेरीफाई नेम, पेशेंट का नेम देखते हैं और प्रोसीजर किस प्रोसीजर से करना है। एलर्जी चेक करते हैं, कहीं किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं हो रही है, और कौन कौन दवाएं वहां पर उसको देनी है, प्रयोग करनी है, वो भी चेक किया जाता है। जो चेक नहीं करता है वो होता है ऑप्शन 4, काउंसलिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन 1 हाइमेन, लेबिया, सर्विक्स, नन ऑफ द एबव। तो आउटर जो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो ऊपर का जो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको लेबिया बोला जाता है, और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेकिन ऐसा यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, मात्र लेबिया दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, लेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of operation theater। ऑपरेशन थिएटर पर जब ब्लड गिर जाए तो उसको किस से सॉल्यूशन से साफ किया जाएगा? सिडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेवलॉन, फॉर्मलिन। तो जब भी किसी सरफेस पर जब गिर जाता है, फर्श पर गिर जाता है ब्लड, तो उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल काज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक्यूट रीनल फेल्यूर का जो पोस्ट रीनल काज होता है वो क्या है? ऑप्शन 1 बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हार्ट फेल्योर, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है ये पोस्ट रीनल काज होता है एक्यूट रीनल फेल्योर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन फॉर पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलीयूरिया का जो कारण है वो क्या हो सकता है? लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये नहीं होगा, ये तो ओलिक यूरिया होता है वैसे भी, और पॉलीयूरिया का कारण ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कंसेंट्रेट द यूरिन, पासिंग टू मच यूरिन एट नाइट, डार्क कलर्ड यूरिन। तो पॉलीयूरिया का मतलब होगा कि डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी, किडनी की एबिलिटी कम हो गई है,
टू कंसंट्रेट द यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो यहां पर पॉलीयूरिया की जो कंडीशन है वो किडनी की क्षमता कम होने के कारण होती है। और पॉलीयूरिया मीन्स होता है कि अत्यधिक पेशाब आ रही है, बार बार आदमी पेशाब जा रहा है। और जब भी एक दिन में प्रतिदिन में 2.5 लीटर से ज्यादा ऐसी स्थिति बने तो मान के चलना चाहिए कि ये पॉलीयूरिया की कंडीशन है। ये कई प्रकार के बीमारियों में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें होता क्या है कि किडनी की क्षमता कम हो गई है, टू कंसंट्रेट द यूरिन, यूरिन को केंद्रित करने की किडनी की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि पेशाब या यूरिन बार बार आती है।